दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आपसे एक प्यार भरा निवेदन है कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी बहुत ही हैरतअंगेज कहानी है। दोस्तों इस कहानी को सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि आखिर कैसे ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो हादसे हुए हैं दुनिया में, बहुत कम हादसे ऐसे हुए हैं जो ये मैं आज इस हादसे की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों बात है 12 नवंबर 1996 की। उस समय शाम का वक्त होता है। 6:33 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली से सऊदी एयरलाइन का एक बोइंग 747 4 इंजन का जेट बड़ा विमान यहाँ से टेक ऑफ करता है सऊदी अरेबिया के लिए। और उसमें ज्यादातर लोग वो सवार हैं जो अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए काम की तलाश में, यानी कमजोर तबके के लोग हैं जो काम की तलाश में खाड़ी देशों की ओर जा रहे होते हैं। मौसम पूरा साफ था, बादल तक आकाश में नहीं थे, यानी फ्लाइट के लिए जैसा मौसम अनुकूल होना चाहिए उस प्रकार का मौसम था। किसी को यह अंदाज नहीं था कि कुछ देर बाद लगभग 350 लोगों की जिंदगी अचानक से खत्म हो जाएगी। एकदम से 350 लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। लगभग 500 की स्पीड से उड़ते हुए इस बोइंग 747 कुछ ही देर में ये बोइंग जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है। जब भी विमान टेक ऑफ करता है तो वो धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड की ओर बढ़ता है, और जब विमान लंबी दूरी की अगर फ्लाइंग कर रहा है तो वो लगभग आप मान के चलिए कि 35 से 40 हजार के एल्टीट्यूड पर वो फ्लाई करता है। वो हाइट मेंटेन रखते हुए उसे फ्लाई करनी होती है। ये विमान जैसे ही 10,000 फीट की दूरी पर जाता है, ये एटीसी से संपर्क करता है और एटीसी से ये परमिशन मांगता है कि हमें 15,000 हाइट तक जाने की अनुमति दी जाए। जब भी एरोप्लेन कोई भी आकाश में होता है तो वो पल पल की अपडेट एटीसी के पास में रहती है। बिगर एटीसी की इजाजत के आप ना तो ऊपर जा सकते हैं, ना नीचे जा सकते हैं, ना आप रास्ता चेंज कर सकते हैं। यानी एटीसी के जो लोग हैं, एटीसी के जो कर्मचारी हैं, वो आपको जिस रास्ते पर जाने को कहेंगे आपको उसी रास्ते पर आगे कंटिन्यू अपनी फ्लाइंग करनी है। तो ये सऊदी अरेबियन के जो फ्लाइट के कैप्टन थे बोइंग 747 के, ये एटीसी से संपर्क करके कहते हैं कि हम ऊपर जाना चाहते हैं। तो उस समय एटीसी में बैठे हुए वीके दत्ता, एक 16 साल के अनुभवी जो लगातार एटीसी में काम कर रहे थे, उनका काम ही यही होता था कि जो उनका काम होता है एटीसी में बैठ करके ये इंश्योर कराना उस समय, क्योंकि उस समय दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था उसकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग की जो दिशा थी, दोनों एक ही दिशा में आपको लैंडिंग करना होता था और एक ही दिशा में आपको टेक ऑफ करना होता था, यानी दोनों की दिशा एक ही थी। तो उनके बीच में कम से कम 2 फ्लाइटों के बीच में 1000 फीट का गैप होना चाहिए। इन सब चीजों को इंश्योर कराना वीके दत्ता का काम था। तो जब सऊदी अरेबियन फ्लाइट अपने टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही वो फ्लाइट लगातार हाइट की परमिशन मांग रही थी, तो वीके दत्ता उनको कहते हैं कि आप अपने 14,000 की एल्टीट्यूड को मेंटेन रखते हुए फ्लाई करिए। अब कुछ ही मिनट के अंतराल में एक और फ्लाइट जो दिल्ली लैंड करने वाली थी, कजाक एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो कुछ कजाक लोगों को लेकर के दिल्ली आ रही थी, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम आ रहा था और मध्य एशिया में कपड़े के जो व्यापारी थे, उन्हीं कपड़ों के जो व्यापारी थे वो भारत आ रहे थे खरीदारी करने के लिए। तो एक रशियन चार्टर्ड प्लेन था, उसमें 39 कजाक लोग जो दिल्ली आने वाले थे, दिल्ली लैंड करने वाले थे अगले कुछ समय में। कजाक एयरलाइन की जो फ्लाइट है वो दिल्ली की तरफ आ रही थी। जब कजाक के पायलट ने दिल्ली एटीसी से संपर्क किया तो कजाक के पायलट को वीके दत्ता की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप अपनी फ्लाइट को 15,000 की एल्टीट्यूड पर फ्लाई करें। 15,000 की जो ऊंचाई है उसको बना के रखें और लगभग आपसे 10 मील दूर एक और ट्रैफिक है, यानी एक और फ्लाइट है, सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट है जो अभी अभी उसने टेक ऑफ किया है। तो हो सकता है कि अगले 5 मील के अंदर वो फ्लाइट आपको क्रॉस कर जाए या फिर आपको दिख जाए। और वीके दत्ता कजाक पायलट को कहते हैं कि जब आपको वो फ्लाइट दिख जाए तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि वो बहुत जल्द आपको क्रॉस करने वाली है। अब वीके दत्ता ने जो सऊदी अरेबियन की फ्लाइट के जो कैप्टन थे उन्हें यह कहा गया कि 14,000 की हाइट को मेंटेन रखते हुए फ्लाई करें, और कजाक एयरलाइंस के जो पायलट थे उन्हें यह कहा गया कि आप 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करें। यानी दोनों फ्लाइट के बीच में 1,000 फीट का गैप था। एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी दिल्ली से और दूसरी फ्लाइट को दिल्ली लैंड करना था। जब कजाक एयरलाइंस के कैप्टन ने
दोबारा से एटीसी से संपर्क किया, क्योंकि वो लगातार उसे लैंड करना था, तो वो लगातार नीचे आने की परमिशन मांग रहा था। तो एटीसी में बैठे वीके दत्ता उन्हें कहते हैं कि अभी जो ट्रैफिक है, यानी सऊदी अरेबियन की जो फ्लाइट है वो आपसे 8 मील दूर है, इसलिए आप अपनी सेम हाइट को मेंटेन रखते हुए फ्लाई करें। दोस्तों, ये दो विमानों के बीच में दुर्घटना हुई थी, इसमें लगभग 351 लोग मारे गए थे। सऊदी अरेबियन की जो फ्लाइट थी उसमें 312 लोग यात्रा कर रहे थे और 23 क्रू मेंबर थे। कजाक एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी उसमें 32 पैसेंजर थे और 5 क्रू मेंबर थे। उस समय जो क्रू मेंबर होता था ना, वो एक बहुत बड़ा क्रू स्टाफ होता था, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग भी साथ में होते थे, उसमें रेडियो ऑपरेटर भी होते थे साथ में, उसमें ट्रांसलेटर भी होते थे। क्योंकि इसकी जब जांच हुई तो कजाक एयरलाइंस के जो पायलट थे, इसमें बड़ी वजह ये रही कि जो इंग्लिश थी उनकी थोड़ी कमजोर थी। वीके दत्ता इंग्लिश में जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, ये एटीसी कुछ और कह रही थी, उन्हें समझ में कुछ और आ रहा था। वो लगातार संपर्क करते हैं एटीसी के। जब वो संपर्क में थे, फ्लाइट जब आपस में टच हुई तो उस समय भी कजाक एयरलाइंस के जो पायलट थे वो एटीसी के संपर्क में थे, और एटीसी में बैठे वीके दत्ता उन्हें लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप अपने 15,000 की एल्टीट्यूड पर फ्लाइट को कंटिन्यू करें, लेकिन वो उन्हें थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही थी। और दूसरी दिक्कत ये हो रही थी कि लोग हैं सोवियत के लोग, वो क्या करते हैं, बाकी दुनिया हाइट और दूरी को फीट और नॉटिकल माइल्स में मापते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन रशियन और सोवियत के जो लोग थे वो अभी भी मीटर के ऊपर ही चल रहे थे, मीटर के हिसाब से ही चल रहे थे। उन्हें अगर आपको कुछ समझाना है तो मीटर और किलोमीटर की भाषा में उन्हें समझाना होगा। तो ये जो नॉटिकल माइल्स और जो फीट है वो उनके समझ में आ नहीं रहा था। दोस्तों, ये दो विमान जब आपस में भिड़े, क्योंकि ये विमान आकाश में आपस में टकराए थे, तो कोई भी गवाह नहीं था, जमीन पर कोई गवाह नहीं था, आसपास कोई गवाह नहीं था, लेकिन एक शख्स था जिसने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा था। दिल्ली से महज 8 मिनट की दूरी पर इस्लामाबाद से दिल्ली आ रहा अमेरिकी वायुसेना का एक विमान है, जो अपने राजदूत का सामान लेकर के इस्लामाबाद से दिल्ली आ रहा था। उस फ्लाइट के कैप्टन ने आकाश में अचानक से कुछ आग के गोले देखे, तो उन्होंने अपने क्रू से कहा, अपने जो को पायलट थे उन्होंने कहा कि क्या कोई मिसाइल है या इस प्रकार से कैसे है। जब वो आग के गोले थोड़ी देर बाद में उन्हें 2 आग के गोले नीचे जमीन की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, तो वो वहां समझदारी का परिचय देते हुए एटीसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। संपर्क हो जाता है और वो कहते हैं कि हम महज 8 मिनट के दूरी पर हैं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से। हमें अभी अभी आकाश में 2 बड़े आग के गोले हमने जमीन पर गिरते हुए देखे हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर पहले एटीसी की राडार से ये दोनों ही विमान, कजाक एयरलाइंस और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, दोनों ही एक साथ में गायब हुई थी। और जब दोनों ही राडार से गायब हुई तो एटीसी में बैठे वीके दत्ता समझ चुके थे कि मामला बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, जरूर कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो ये अमेरिका का मिलिट्री का एयरक्राफ्ट था, इसमें जो पायलट था वो कहता है कि हमें अभी अभी दोबारा से वो संपर्क करके कहता है कि हमें लगभग दिल्ली से 44 मील दूर बहुत सारे आग के गोले जमीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो दोनों विमानों के टकराने के बाद में जो मलबा गिरा था, वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर के दायरे में वो मलबा गिरा था। जब ये दोनों ही फ्लाइट अपनी हाइट मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस समय 14,500 की हाइट पर ये दोनों विमान आपस में जाकर के टकराए थे। और इधर से जो सऊदी अरेबियन की एयरलाइंस थी वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी, वो धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयास कर रही थी। और उस समय एटीसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, केवल जो फ्लाइट राडार में आती थी उसकी केवल आप स्पीड का आकलन कर सकते थे कि फ्लाइट कितनी स्पीड में आ रही है, और उसके बाद में फ्लाइट कितनी दूर है आपसे, एटीसी के जो राडार है उससे आप फ्लाइट कितनी दूर है उसका अंदाज लगा सकते थे। फ्लाइट का एल्टीट्यूड क्या है, फ्लाइट की ऊंचाई क्या है, इसका अनुमान उस समय ऐसा कोई सिस्टम एटीसी में था नहीं जिससे कि वो लगा सके। ये सारी जानकारी जो फ्लाइट के कैप्टन थे, जो पायलट हुआ करते थे, वो जो पायलट अपने कॉकपिट में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, ऑनबोर्ड जो इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे कॉकपिट में, उसको देख करके पायलट एटीसी को बताते और फिर एटीसी को उन्हीं पायलट के बताए आंकड़े पर विश्वास करना होता था। और ये जो फ्लाइट आपस में टकराई थी, ये आमने सामने नहीं टकराई थी, दोनों के जो पंख थे फ्लाइट के, वो पंख आपस में टकराए थे, जिसकी वजह से जो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस थी वो बहुत बड़ी एयरलाइंस थी, भारी एयरलाइंस थी, और उसमें बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे थे, सामान भी बहुत सारा था। तो अचानक से जब टकराती हैं तो
सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से जो वो आग के गोले टाइप गिर रहे थे, वो जिस यूएस जो पायलट था उसको दिखे, वो आग सऊदी अरेबियन फ्लाइट में लगी थी। और जो कजाक एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी वो अपने मुंह के बल नीचे गिरती है। और जो मलबा गिरा था दोनों फ्लाइट्स का, वो 10 किलोमीटर के दायरे में, मान लो लोगों के शरीर के चीथड़े इस प्रकार से उधड़ गए थे जैसे कोई पिलो होता है रुई का, और उसको अगर आप हवा में जाकर के उछाले तो जो रुई के जो पिलो की रुई होती है वो कहाँ जाएगी किसी को अंदाजा नहीं रहता है। तो कहीं पेड़ों पर किसी की लाश अटक रही थी, किसी के हाथ पेड़ों पर अटक रहे थे, किसी के बिजली के खंभों पर किसी की लाश अटकी पड़ी थी, किसी की कहीं अटकी पड़ी थी। और गनीमत ये रही कि ये जो दोनों ही प्लेन आपस में टकराने के बाद में जब गिरे तो किसी आबादी भूमि पर नहीं गिरे, किसी रिहायशी इलाके पर नहीं गिरे, बल्कि खेतों में गिरे। जो लोग खेतों में काम करके अपने घर की ओर शाम को जा रहे थे, तो उस समय अचानक से छत की दादरी में एक बड़ा सा आकाश में धमाका होता है। लोगों को लगा कि कोई भूकंप आ गया है। यानी 10 किलोमीटर के दायरे में लोग कहते हैं कि लोगों के घरों की खिड़कियों के कांच तक टूट गए थे, घर तक हिलने लग गए थे। तो लोग इस डर से अपने घर को छोड़ करके बाहर आ गए कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आ गया है। और जब थोड़ी देर में लोग आकाश की तरफ देखते हैं, जिस मान लो जहां से आवाज आई उस साइड देखते हैं, तो आकाश में अभी भी आग के गोले गिर रहे थे। यानी फ्लाइट के जो कलपुर्जे थे अभी भी पूरी तरह से जमीन पर गिरे नहीं थे। तो उसके बाद में लोग भाग करके वहां आते हैं, बहुत सारे गाँव के लोग, क्योंकि 10 किलोमीटर में तो इसका मलबा गिरा था। तो बहुत सारे गांव के लोग आकर के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदद क्या करें, लोगों के शव बिखर चुके थे। किसी को कोई पहचान में नहीं आ रहा था कि किसी की बॉडी, पूरी साबित बॉडी तो किसी की बची ही नहीं थी। इस प्रकार की हालात हो गई थी। और जो सऊदी अरेबियन में जो लोग फ्लाई कर रहे थे उनके तो ज्यादातर शव पूरी की तरह जल चुके थे, केवल हड्डी बची थी। और कजाक एयरलाइंस थी जिसमें आग नहीं लगी थी, जिसकी वजह से उनके शव शत विशत हो गए थे, लेकिन पहचान में आ सकते थे। तो ये हालात हुई थी। और देश का सबसे बड़ा और खतरनाक एक्सीडेंट इसको समझा जाता है, जिसमें इतने लोगों की 350 लोगों से ज्यादा की इसमें मौत हुई। अपने आप में ये बड़ा घटनाक्रम रहा, बड़ा एक्सीडेंट रहा। दोस्तों, इस दुर्घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनमें 231 भारतीय थे, सऊदी अरब के 18 लोग थे, नेपाल के 9 लोग थे, पाकिस्तान के 3, अमेरिका के 2 और 2 ही ब्रिटिश के थे। और 84 लोग ऐसे थे जिनकी कोई पहचान ही ना हो पाई, क्योंकि उनके शव जो हैं वो इस कदर बिखर गए थे कि उन्हें पहचाना ही ना जा सका कि कौन है, उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई। और इसमें बहुत सारे ऐसा भी हुआ कि जब बहुत सारे शव पहचान में नहीं आए गए तो हिंदू संगठन कह रहे थे कि हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे, वहीं मुस्लिम संगठनों का दावा था कि हम मुस्लिम रीति रिवाज से इन लोगों का अंतिम संस्कार करेंगे। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो दोनों ही पक्षों ने यह सुलह की कि हम 50-50 के तर्ज पर अंतिम संस्कार करेंगे। जो जिनकी पहचान नहीं हुई उनमें आधे लोगों का हिंदुओं ने संस्कार किया और आधे लोगों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। यानी आप सोच करके इमेजिन करके देखिए, वो परिजन जो अपनों का अंतिम संस्कार तक ढंग से और रीति रिवाज से नहीं कर पाए। उस समय यह भी आया कि जब लगभग हादसा हो गया था तो लोगों को लग गया था, दोनों ही पायलटों को लग गया था कि यह अंतिम समय है। तो लोगों ने जब जांच हुई तो उसमें कहीं यह भी लिखा हुआ था कि सऊदी अरेबियन का जो फ्लाइट का जो कैप्टन था, उन्होंने फ्लाइट को जानबूझकर खेतों में गिराने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुआ। क्योंकि अगर आबादी क्षेत्र में फ्लाइट गिरती तो ये जो नुकसान है, ये जो मरने का आंकड़ा है, वो और भयावह होता और बड़ा होता। दोस्तों, हर फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं। जो कॉकपिट में क्या बातचीत हो रही है, पायलट दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है। और ब्लैक बॉक्स वो चीज है, वो वस्तु है जो चाहे किसी भी प्रकार का हादसा क्यों ना हो जाए, वो कभी नष्ट नहीं होता है। आग से वो जलती नहीं है, पानी से वो खराब नहीं होती है। कई सालों तक ब्लैक बॉक्स जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और उसके अंदर जो डाटा होता है वो सुरक्षित रहता है। जब दोनों ही फ्लाइट्स के ब्लैक बॉक्स खोजे गए, मिले, तो उनके बीच का जो डाटा का निस्तारण किया गया, उन्हें सुना गया, तो जो कजाक एयरलाइंस के जो पायलट थे उन्होंने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के विमान को एक्सीडेंट होने से महज 4 सेकंड पहले उस फ्लाइट को उसने देखा था। तो 4 सेकंड पहले देखने का मतलब होता है कि आप अब आपके हाथों से परिस्थितियां हैं वो निकल चुकी हैं,
आप अब फ्लाइट को ना तो ऊपर ले जा सकते हैं ना नीचे ले जा सकते हैं। इस दुर्घटना में कुल 8 देशों के 351 लोगों की मौत हुई और सबसे भयानक दुर्घटनाओं में इस दुर्घटना की गिनती होती है। दोस्तों उसके बाद में तमाम जो मुसाफिर थे, क्योंकि जब आप फ्लाइट की टिकट लेते हैं, फ्लाइट की यात्रा करते हैं, तो आपका जो इंश्योरेंस होता है वो ऑटोमेटिक आपके फ्लाइट जो टिकट के पैसे होते हैं उनमें हो जाता है। तो उस समय सारे यात्रियों के इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उन्हें मुआवजा मिला ही, बल्कि सऊदी अरेबियन जो फ्लाइट थी, सऊदी अरेबियन जो कंपनी थी, सऊदी अरेबियन जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रत्येक यात्री को 12,000 पाउंड उस समय मुआवजे के तौर पे दिया था। उसके बाद में यात्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार की ओर से उन्हें कोई खास मुआवजा मिला नहीं था, क्योंकि भारत सरकार की इसमें कहीं कोई गलती नहीं थी। और जब जांच हुई, क्योंकि जांच एक्सीडेंट भारत में हुआ था, सऊदी अरेबियन के लोगों ने और उनकी सरकारों ने मांग कर दी कि हम जांच बाहर करवाना चाहते हैं, बाहर की एजेंसियों से करवाना चाहते हैं। तो उस समय ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि इन देशों की एजेंसियों ने, इन देशों के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की और जांच में यह पाया गया कि एटीसी के जो विक्रेता थी और भारत का जो एटीसी डिपार्टमेंट था, उनकी कोई गलती नहीं है। इस पूरे हादसे की कहीं न कहीं चूक जो हुई है वो कजाक एयरलाइंस के जो कैप्टन थे उनकी वजह से हुई है। उन्हें फ्लाइट 15,000 फीट पर करने को कहा गया था, लेकिन वो अपनी फ्लाइट को नीचे ले आ गए, जिसकी वजह से जो सऊदी अरेबियन फ्लाइट थी वो अपने निर्धारित एल्टीट्यूड पर जा रही थी और उससे जाकर के वो टकरा गई। और दूसरी बात ये थी कि उन्हें इंग्लिश की थोड़ी समझ कम होने की वजह से ये हादसा होना सामने आया। और उसके बाद में फ्लाइट में ये कंपलसरी कर दिया, टर्म कर दी कि आपको यहाँ तक की इंग्लिश आनी अनिवार्य है, उसके बाद में ही आगे की जो फ्लाइट की ट्रेनिंग होती है उसे आगे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये था हादसा जो अपने आप में रूह कंपा देने वाला था और बहुत ही खतरनाक ये एक्सीडेंट अपने आप में समझा जाता है। और दोस्तों इसमें देखो, कुदरत जब चाह लेती है ना तो क्या से क्या नहीं हो जाता है। इस हादसे के 2 उदाहरण मैं आपको सामने दूंगा। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की कंपनी में एक महिला एयर होस्टेस की नौकरी करती है और वो अपने एंगेजमेंट होने की वजह से, क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी थी, हो सकता है ससुराल पक्ष वालों की कोई डिमांड रही होगी, वो अपनी फ्लाइट कंपनी को अपना इस्तीफा लिख करके दे देती हैं कि मैं आगे नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि सऊदी अरेबियन फ्लाइट कंपनी जो सऊदी अरेबिया की थी कि उसका ऑफिस भी सऊदी अरब में था, तो वहां से कंपनी के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप ऐसे करिए, एक बार आप सऊदी अरेबिया आ जाइए, यहाँ आपका इस्तीफा हम मंजूर कर लेंगे और बाकी जो भी अपना हिसाब किताब है वो कर लेंगे। तो आप एक बार सऊदी अरेबिया आ जाइए और उसके बाद में नेक्स्ट डे उस महिला को, उस एयर होस्टेस को वापस मुंबई आना था, दिल्ली आना था। वो उसकी सऊदी अरेबिया की लास्ट फ्लाइट थी, एयर होस्टेस के तौर पर उसकी लास्ट फ्लाइट थी, लेकिन वो जीवन की लास्ट फ्लाइट बन गई। और दूसरा एक इसमें एक्सीडेंट ये रहा कि एक दिल्ली के ओखला का एक निवासी था, उसे सऊदी अरेबिया जाना था, तो उसका टिकट जो है वो फाइनल हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है, मान लो कंफर्म हो जाता है कि आपको इस फ्लाइट में जाना है। तो जब वो एयरपोर्ट आ रहा था तो वो पहली बार सऊदी अरेबिया जा रहा था अपने मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उसका जो पूरा परिवार था, उसकी जो पूरी फैमिली थी, उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आती है। और क्योंकि सऊदी अरेबिया जाने के बाद में 2-3 साल तक बंदा वापस नहीं आता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो परिवार का कोई अगर सदस्य इतने लंबे समय के लिए दूर जाता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो जोड़े रखती है। तो ये जो पूरा परिवार उस बंदे को छोड़ने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, तो उस समय बोर्डिंग जो होती है वो बंद हो जाती है, उसे लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सऊदी अरेबियन फ्लाइट की जो ऑफिस थी एयरपोर्ट में वहां जाता है। वहां पर बैठी हुई लेडी कहती है कि आपने अपना समय जो है वो थोड़ा ज्यादा लगा दिया है, इसलिए आप अब इस फ्लाइट में नहीं जा सकते। और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जो वीजे की अवधि थी, छुट्टी की अवधि थी, वो पूरी होने वाली थी। वो आकर के उस केबिन पर आकर के रिक्वेस्ट करता है कि मैम, मेरी जो छुट्टी की अवधि है वो पूरी होने वाली है, अगर मैं इस फ्लाइट में सऊदी अरेबिया नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे जो वीजा है वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे चाहे आप कुछ भी करिए, इस फ्लाइट में मुझे बोर्डिंग करिए, मुझे इस फ्लाइट में भेजिए। वो महिला उस पहले ओखला वाले व्यक्ति से बात करती हैं कि आप तो पहली बार जा रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग पक्की है, आपके कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन जो शख्स ये अभी आया है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको कल किसी भी हालत में वहां पर ज्वाइन करना है। अगर ये कल अपनी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाया तो इसकी
नौकरी चली जाएगी, इसको कंपनी निकाल देगी, दोबारा से काम पर नहीं रखेगी। क्योंकि वो भी ओखला वाला भी भला इंसान था, तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट फ्लाइट में चले जाएंगे, आप इसे भेज दीजिए। तो उस समय जिस व्यक्ति को जाना था वो व्यक्ति जाता नहीं है, और जिसको जाना नहीं था कुदरत उसको भेजती है, और अगले चंद सेकंड, चंद मिनटों के बाद में ये खबर आ जाती है कि 2 फ्लाइट जो है वो आपस में टकरा गई है और उसमें सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। जब उस ओखला वाले व्यक्ति को एयरपोर्ट छोड़ करके वो परिवार अपने वापस घर जाता है, वो अब तक घर पहुंचा ही था, घर जाकर के टीवी ऑन करता है, और जैसे ही टीवी ऑन करता है तो उसमें ये खबर फ्लैश होती है कि सऊदी अरेबिया जाने वाला विमान कजाकिस्तान से आने वाले विमान के साथ टकरा गया है, और लगभग 10 किलोमीटर में यह मलबा फैला है। जब ये वो खबर देखते हैं, क्योंकि उसी प्लेन में वो अपने परिचित को चढ़ा करके वापस घर आए थे, वो आप देखते हैं ना ताऊ वहां से अपने घर को लॉक करते हैं, वापस एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी मिलेगी वो एयरपोर्ट से मिलेगी। और ये इधर से एयरपोर्ट को निकलते हैं, और जिसको अब फ्लाइट में जाना नहीं था, जो लेट हो गया था फ्लाइट में जाने को, वो अब अपने घर की ओर निकलता है। वो टैक्सी पकड़ करके घर आता है, अपने मोहल्ले में आता है, और मोहल्ले में जब लोग उसको देखते हैं तो एक मान के तो लोग भाग जाते हैं कि यार अभी अभी एक्सीडेंट हुआ, ये भूत बन करके कहां से आ गया है, क्योंकि अभी अभी परिवार के लोगों ने इसको फ्लाइट में चढ़ा करके घर पे आए हैं। तो जब उनसे वो मिलता है, उन्हें कहता है कि मेरे परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं, लोग क्यों हैं मेरे घर में, तो वो जो मोहल्ले के लोग हैं वो हकीकत बताते हैं कि अभी कभी जो जिस फ्लाइट में आप जाना चाह रहे थे, उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश हो गई है वो फ्लाइट, और उसकी जानकारी जुटाने के लिए आपके परिवार के लोग हैं वो एयरपोर्ट गए हैं। तो ये इंसिडेंट भी हुआ था, यानी मारने वाले से तारने वाला बड़ा, ये कहावत हम शुरू से सुनते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहावत फिट भी बैठती है, और इस कहावत पर चरितार्थ भी होता है। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।